हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टॉपिक जल संसाधन हम पढ़ रहे थे और जल संसाधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ी। ये लेक्चर हम जल प्रबंधन देखेंगे कि जल प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है और कुछ जल प्रबंधन की जो मुख्य विधियां हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है या जल प्रबंधन क्या होता है। देखिए, जल प्रबंधन आवश्यक इसलिए है क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या का अधिक दबाव हो जाने के कारण प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता जल है और जल में जिस प्रकार से कमी होती जा रही है, मनुष्य उसे व्यर्थ बहा देता है नदी नालों में, तो उस जल का समुचित उपयोग करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। और ग्रीष्म काल आते ही जल की विकट समस्या होती है, जिसके माध्यम से मनुष्य को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ पशु जगत, वनस्पति जगत को भी इस विकराल समस्या का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षित होने के नाते हम सभी को, खासकर विद्यार्थी जीवन को, जल का समुचित प्रबंधन करना, उसे सीखना आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा सामाजिक विज्ञान में एक अध्याय डाला गया है, इसका टॉपिक जल संसाधन। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब हम जल प्रबंधन के बारे में मैंने आपको बताया। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जल प्रबंधन क्या होता है, जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है। इसके बारे में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप डेफिनेशन में से लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि जल प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में जल की सर्वाधिक समस्या होने के कारण प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव जंतु को जल की आवश्यकता होती है, लेकिन जल धीरे धीरे समाप्त होने के कारण एक समस्या के रूप में ये गहराता जा रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर, राज्य की सरकारों और केंद्र की सरकारों को अपने अपने स्तर पर जल का प्रबंधन करना आवश्यक होता है। जल प्रबंधन का आवश्यक इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जो मॉनसून होता है वो अनियमित होता है, अनिश्चित होता है। इसमें इस प्रकार की भारी कमी के कारण इसका कोई नियम नहीं है कि कितने समय में आएगा। कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन डिले हो जाता है, देरी से आता है तथा अनिश्चित होता है। कहीं पर भारी वर्षा होती है, कहीं पर बहुत कम वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण अतिवृष्टि हो जाती है तो सर्वाधिक जल जो है वो व्यर्थ बहा दिया जाता है, और अनावृष्टि हो जाती है तो फिर समस्या गहरा जाती है। तो इन सभी की समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें अपने अपने स्तर पर जल प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। जल प्रबंधन को करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं या बहुउद्देशीय योजनाओं का सहारा लेना पड़ता है। नाम में ही इसका अर्थ छिपा है, बहुउद्देशीय। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब क्या है? यदि हम इसे तोड़ के पढ़ें, बहु मतलब एक से अधिक, उद्देश्य का मतलब जो एक से अधिक उद्देश्यों को परिपूर्ण करता हो, एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करता हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में प्रमुख रूप से बाढ़ व सूखे की समस्या, मतलब जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वहां नदियों के द्वारा जो जल सर्वाधिक मात्रा में व्यर्थ हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इन बहुउद्देशीय योजनाओं के माध्यम से बाढ़ पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जहां वर्षा बहुत कम होती है, जहां सूखे की समस्या हो जाती है, तो वहां बांध बनाकर, डैम बनाकर
जो भी वर्षा का जल हमें प्राप्त होता है उसको हम स्टोरेज करके, उसको हम संरक्षित करके हम सूखे की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बाढ़ और सूखे की समस्या के साथ साथ बिजली का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा भी हमें उपलब्ध होती है। साथ ही साथ हमें पेयजल प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त होता है? पेयजल प्राप्त होता है। इसके साथ हम मत्स्य पालन, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? मत्स्य पालन भी हम कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ क्या होता है? तो साधारण रूप से आप कह सकते हैं बहुउद्देशीय योजनाओं का अर्थ होता है ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं जिनका उद्देश्य एक से अनेक क्रियाकलाप को करते हुए मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। ऐसी योजनाएं क्या कहलाती हैं? बहुउद्देशीय योजनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं बाढ़ व सूखे की समस्या से निजात पा सकते हैं, बिजली की समस्या से निजात पा सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, पेयजल, मत्स्य पालन और अन्य कई गतिविधियां हैं जिस जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से संचालित की जा सकती है। जब बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सबसे प्रमुख जो एक्टिविटी होती है वो सबसे प्रमुख एक्टिविटी होती है कि बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना। बड़े बड़े बांधों इन डैम्स प्रोजेक्ट, बांधों का निर्माण करना। इनके निर्माण करने से, बड़े बड़े बांधों का, डैम्स का निर्माण करने से बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत हमें बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना आवश्यक है। और ये बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना इसलिए आवश्यक है कि बाढ़ और सूखे की समस्या से निजात पाया जा सकता है। बिजली उत्पन्न करना, सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन, इन सभी के लिए हमें बड़े बड़े डैम्स प्रोजेक्ट का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। और इसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कोटेशन में बात कही। ये कोटेशन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया? इनके द्वारा कहा गया कि आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर मतलब क्या? आधुनिक भारत के मंदिर क्या? यानी बड़े बड़े बांध। इन बड़े बड़े बांधों के बन जाने से जो व्यर्थ जल नदी नालों के माध्यम से सागरों में छोड़ दिया जाता है, इनके माध्यम से हम बड़े बड़े बांधों के माध्यम से इनके निर्माण करने के पश्चात हम बाढ़ और सूखे की समस्या से निजात पा चुके हैं। बिजली का उत्पादन, सिंचाई, पेयजल और मत्स्य पालन में हमें काफ़ी जो समस्या होती थी उससे हमने अब निजात पा लिया है। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य की सरकार किस प्रकार से इन योजनाओं को क्रियान्वित करती है। सबसे पहले केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं। आपके 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में भी दी हुई है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन्हीं 4 केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय योजनाओं के नाम लिखिए, या आप समझ लें कि किन्हीं 4 राज्य सरकारों की बहुउद्देशीय परियोजना के नाम लिखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको आंसर देना है कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसमें एक हम नाम दे सकते हैं भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाट नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना या कोसी परियोजना। अभी हम इसको 1 बाय 1 एक को डिस्कस करेंगे। सेकंड, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में चंबल परियोजना जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है, माही परियोजना जो कि गुजरात प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अब हम 1 बाय 1 एक परियोजना की बात करेंगे। ओके, लास्ट हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की परियोजनाओं के बारे में देखा था। अब सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना।
इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है सबसे महत्वपूर्ण कि कौन सी नदी पर है। पूछा जा सकता है आपसे कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना इस नदी का नाम है सतलज नदी। सबसे पहली बात कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो आपका आंसर होगा सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम होता है ये राक्षस ताल से होता है, ये ध्यान रखना। सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल से। राक्षस ताल कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में, ये ध्यान रखना है। राक्षस ताल के बाद जब ये उद्गम होने के पश्चात भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में कौन से राज्य से प्रवेश करती है? ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश। कौन से राज्य से करती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद बहने के पश्चात ये पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में। और इन दो राज्यों में बहने के पश्चात ये नदी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और इसकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रिवर है जिसकी ये सहायक नदी बन जाती है, सिंधु नदी में जाकर ये मिल जाती है। तो इसमें भाखड़ा नागल परियोजना में हमें देखना है कि इसका प्रारंभिक वर्ष क्या है? 1948। 1948 में ये परियोजना निर्मित की गई और इसका पूर्ण कार्य 1961 में कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये जो परियोजना है, इस परियोजना से सिंचाई के रूप में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ अर्जित होता है, जबकि हिमाचल प्रदेश जो है वो जल विद्युत प्राप्त करता है। हिमाचल प्रदेश क्या प्राप्त करता है? जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना के माध्यम से सिंचाई कितने राज्यों को प्राप्त होती है? तो आपका आंसर होगा 3 राज्यों को। कितने राज्यों को? 3 राज्यों को। नंबर 1 पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि जल विद्युत कौन से राज्यों को प्राप्त होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट। इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक बांध का नाम है भाखड़ा बांध। एक बांध का नाम क्या है? भाखड़ा बांध। ये भाखड़ा बांध कहाँ पर है? ध्यान रखना है, बिलासपुर में। ये भाखड़ा बांध क्या है? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। इस बांध की ऊंचाई और लंबाई, इस बांध की जो ऊंचाई है 226 मीटर ऊंचा है, जबकि ये बांध 518.16 मीटर लंबा है। आपको ध्यान रखना है 2 बांध बनाए गए इस परियोजना में। एक का नाम है भाखड़ा बांध, दूसरा बांध नागल। भाखड़ा बांध का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में निर्मित किया गया है। दूसरा बांध जो है नागल बांध, ये भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर दूर नागल बांध का निर्माण किया गया है। कौन से स्थान पे किया गया है? रोपड़। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। नेक्स्ट, इस पूरी परियोजना से सिंचाई के लिए निम्नलिखित नहरों का निर्माण किया है। नंबर 1 भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहर। कितनी नहरों का निर्माण किया गया है? 5 नहरों का निर्माण किया गया है। कितनी नहरें? 5 नहरें। भाखड़ा, सरहिंद, नागल नहर, बिस्त दोआब नहर और नरवाना नहर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, भाखड़ा परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना से कितनी नहरों का निर्माण किया गया है? तो आपका आंसर होगा 5। कितनी नहरों का? 5 नहरों। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी नहर का निर्माण नहीं किया गया, तो इसमें से कोई 3 आपको नहर दे देंगे जो सही होगी, एक नहर वो होगी जो गलत होगी। तो आपसे नहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ध्यान रखना है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है इसमें 2 बांध है। नंबर 1 एक भाखड़ा बांध, नंबर 2 नागल बांध। भाखड़ा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। जबकि नागल बांध का जो निर्माण हुआ है ये कहाँ हुआ? रोपड़। रोपड़ मतलब पंजाब। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी है। सतलज नदी किसकी सहायक बनती है? सिंधु की। ये ध्यान रखना, सतलज नदी किसकी सहायक बनती है? सिंधु की। अभी हम जब इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे तो मैं नदियों का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, विद मैप हम उसको पढ़ेंगे, तब मैं आपको बिल्कुल इसमें समझा दूंगा कि कौन सी नदी किसकी सहायक होती है। लेकिन अभी तक सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से? राक्षस ताल से। राक्षस ताल कहाँ पर? तिब्बत में।
उसके पश्चात ये नदी भारत में प्रवेश करती है, और भारत में भी किस राज्य से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश से। उसके पश्चात ये पंजाब राज्य में आती है, और इस तरह से यहाँ 2 डैम बनाए गए हैं। एक का नाम है भाखड़ा बांध, दूसरे का नाम है नागल बांध। और उसके बाद ये नदी पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, धन्यवाद। अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। इसकी कुछ और उपयोगिता जो है उसको हम देखेंगे, कुछ अन्य जो परियोजना है हम उनको देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।